परिच्छेद 13 तहसीलदार, कलेक्टर, रेवेन्यू, जज और इंजीनियरिंग विभाग के ब्राह्मण कर्मचारी आदि के संबंध में। ढोंडीराव, इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मण लोग मामलेदार आदि होने की वजह से वे लोग कुछ अनपढ़ अज्ञानी शूद्रों को नुकसान पहुंचाते हैं। ज्योतिराव, आज तक जो भी ब्राह्मण मामलेदार हुए हैं उनमें से कई मामलेदार अपनी बुरी करतूतों की वजह से सरकार की नज़र में अपराधी सिद्ध हुए हैं और सज़ा पाने के काबिल हुए हैं। ब्राह्मण मामलेदार अपना काम करते समय इतनी दुष्टता से बर्ताव करते थे और गरीब लोगों पर इतना अमानवीय जुल्म करते थे कि उन दास्तानों का एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। इस पुणे जैसे शहर में ब्राह्मण मामलेदार कुलकर्णी से लिखवाकर लाई हुई योग्यता दिखाए बगैर बड़े बड़े साहूकारों की भी जमानत स्वीकार नहीं करते हैं। फिर वहाँ गरीबों के प्रति हमदर्दी अपनापन कौन दिखाएगा? ये कुलकर्णी योग्यता का प्रमाण पत्र देते समय अपना चक्कर चलाते होंगे या नहीं? उसी प्रकार इस शहर की म्यूनिसिपैलिटी किसी मकान मालिक को उसके पुराने मकान की जगह पर नया घर बांधने की तब तक अनुमति नहीं देती जब तक ब्राह्मण मामलेदार द्वारा उस नगर के कुलकर्णी का अभिप्राय देख नहीं लेती। उस कुलकर्णी के पास नगर का नक्शा होने के बावजूद, जिसमें सभी नई खरीदी करने वालों के नाम मिलाकर हर साल उसकी एक प्रतिलिपि मामलेदार के दफ्तर में जमा करने का कोई रिवाज ही नहीं है और न कोई कारण भी है, फिर उस जगह के संबंध में कुलकर्णी का अभिप्राय आवश्यक है या कैसे मानना चाहिए? इन तमाम बातों से इस तरह की शंका पैदा होती है कि ब्राह्मण मामलेदारों ने अपनी जाति के कलम कसाईयों का हित हो, इसीलिए उन्होंने इस व्यवस्था को बरकरार रखा होगा। इससे तुम सोच कर देखो कि जहाँ यूरोपियन लोगों की बस्तियों के करीब पूना जैसे शहर में ब्राह्मण मामलेदार यदि इस प्रकार की बेपरवाही से अपनी जाति के कलम कसाईयों की रोटी पकाते हैं तो गांव खेड़ों में उनका कितना ज़बरदस्त जुल्म रहता होगा। यदि इस बात को हम लोग सच न माने तब हम अधिकांश देहातों के अज्ञानी अनपढ़ शूद्रों को अपनी बगल में धोती दबाकर ब्राह्मण कर्मचारियों के नाम से दफ्तर में आवाज़ लगाते घूमते हुए देख सकते हैं। क्या यह सब झूठ है? इन्हीं लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण कुलकर्णी की वजह से ही ब्राह्मण मामलेदार ने मेरा अर्ज समय पर स्वीकार नहीं किया है, इसीलिए प्रतिवादी ने मेरे पक्ष के सभी गवाह बदल दिए हैं और उल्टे मेरी ही जमानत करवाई गई। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण मामलेदार ने मेरी अर्जी ले ली और प्रतिवादी की ओर से मेरे चल रहे काम को उजाड़ दिया। इस तरह उसने मुझे भिखारी बना दिया। कोई कहता है कि ब्राह्मण मामलेदार ने मेरे बताए अनुसार उस प्रकार से जबानी लिखी ही नहीं और बाद में उसी जबानी से मेरे सारे झगड़े को खराब कर दिया कि अब मैं पागल होने की स्थिति में पहुंच गया हूं। कोई कहता है कि मेरे प्रतिवादी ने ब्राह्मण मामलेदार की सलाह पर मेरे अच्छी तरह चल रहे काम को बंद करवा दिया। उसने मेरे खेत में हल जोतने का काम शुरू करते ही मैं ब्राह्मण मामलेदार के पास जा पहुंचा। मैंने उसको बड़ी नम्रता से प्रणाम किया। उसके बाद एक शब्द भी न बोलते हुए मैंने उसके हाथ में अपनी अर्जी दे दी और तुरंत 5 कदम पीछे हट गया। मैं उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही दीन दुखी भाव में कांपते हुए खड़ा रहा। फिर कुछ देर में उस दुष्ट ने मेरी ओर देखकर झट से उस अर्ज को मेरी ओर फेंक दिया और यह कारण दिखाकर कि मैंने कोर्ट का अपमान किया है, उसने मुझे ही दंडित किया। लेकिन उस दंड राशि को देने की मेरी क्षमता नहीं होने की वजह से मुझे कुछ दिन के लिए जेल में बंद रहना पड़ा। इधर प्रतिवादी ने तैयार किए हुए मेरे खेत में अपना अनाज बो दिया और उस खेत को अपने अधिकार में ले लिया, जिसकी वजह से मैंने बाद में कलेक्टर साहब को 2-3 अर्ज किए और उनको हर बात से सूचित किया, लेकिन मेरी सभी अर्जियां वहाँ के ब्राह्मण क्लर्क ने दबा कर के रख दिया, जिसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब इसका क्या किया जा सकता है? कोई कहता है कि ब्राह्मण क्लर्क ने
मेरा अर्ज कलेक्टर को पढ़कर दिखाते समय वहाँ की मुख्य बातों को हटाकर ब्राह्मण मामलेदार ने दिए हुए फैसले को जस का तस रखवा दिया। कोई कहता है कि मेरी अर्जी के आधार पर कलेक्टर ने मौखिक रूप में जो बातें लिखने के लिए उस ब्राह्मण क्लर्क को कहा था, उसने कलेक्टर के बताए आदेश के विरुद्ध आर्डर लिखा, लेकिन उस आर्डर को कलेक्टर के सामने पढ़ते समय उसने कलेक्टर के बताए अनुसार ही पढ़कर सुना दिया और फिर उस निर्णय पत्र पर उसके हस्ताक्षर लेकर वह निर्णय पत्र जब मुझे मामलेदार के द्वारा प्राप्त हुआ तब उस पत्र को देखकर मैं अपने माथे पर हाथ देकर रह गया। मैंने मन ही मन में कहा कि ये ब्राह्मण कर्मचारी अपना लक्ष्य पूरा किए बगैर चुप नहीं रह सकते। कोई कहता है कि जब मेरी कलेक्टर साहब के पास कुछ भी सुनवाई नहीं हुई तब मैंने रेवेन्यू साहब की ओर 2-3 अर्जी भेज दी, लेकिन मेरी वह अर्जियां वहाँ के ब्राह्मण क्लर्क ने कोशिश करके फिर उस साहब की ओर से पुनः कलेक्टर के अभिप्राय के लिए लौटा दी। बाद में कलेक्टर के ब्राह्मण कर्मचारियों ने मेरे सभी कागजात घुमा फिराकर कलेक्टर साहब को पढ़कर सुना दिए और यह कहकर कि मैं बड़ा शिकायतखोर आदमी हूँ, उन्होंने मेरी अर्जी के पिछले पन्ने पर कलेक्टर से अभिप्राय लिखवाकर रेवेन्यू साहब को गलत जानकारी दी। अब तुम ही बताओ यहाँ वाले ने क्या करना चाहिए। कोई कहता है कि जज साहब ने मेरा केस शुरू होते ही अटार्नी द्वारा बीच में मुंह मारने की वजह से जज साहब कहने लगे, चुप रहो, बीच में मत बोलो। बाद में उसने स्वयं ही मेरे सभी कागजात पढ़ लिए, लेकिन उन कागजातों को वह बेचारा क्या करेगा, क्योंकि पहले ही कचहरी के सभी ब्राह्मण कर्मचारियों ने कुलकर्णियों की सूचना के अनुसार मेरे पूरे केस का स्वरूप ही बदल दिया था। कोई कहता है कि आज तक सभी ब्राह्मण कर्मचारियों की देव पूजा के कमरे मंत्रोच्चारों से उनके घर भरते भरते हमारे घर उजड़ गए, बर्बाद हो गए, हमारे खेत नीलाम किए गए, हमारे घर की हर चीज़ लूटी गई और हमारे बीवी बच्चों के बदन पर सोने का फूटा हुआ एक मनी भी नहीं रहा। अंत में हम सब लोग भूख और प्यास से मरने लगे। तब मेरे छोटे भाइयों ने मिट्टी का काम खोजा। वे सभी सड़क के काम पर टोकरियां ढोने के लिए जाने लगे। वहाँ भी सभी ब्राह्मण कर्मचारी किसी काम को हाथ नहीं लगाते थे, केवल हर दिन सुबह और शाम को एक बार काम पर जाकर हाजिरी लेते थे। बाद में किसी घटिया मराठी अखबार में अंग्रेज़ सरकार या उनके धर्म की आलोचना नुक्ताचीनी करते हैं। उसका मतलब इन अज्ञानी अनपढ़ शूद्र मजदूरों को जाते समय समझाया करते हैं और बाद में अपने घर लौट जाते हैं। सरकार भी ऐसे घटिया लोगों को मेहनत करने वाले मजदूरों से ज़्यादा दुगनी तनख्वाह देती है। फिर भी किसी मजदूर ने मजदूरी लेने के बाद उस ब्राह्मण कर्मचारी के हाथ पर कुछ रुपया पैसा न छोड़ा तब तो उसकी खैर नहीं। वह ब्राह्मण दूसरे दिन से ही अपने बड़े साहब को उस मजदूर के बारे में गलत सलत बताकर उस मजदूर की गैरहाजिरी लगाई जाती है। इतना ही नहीं, कोई ब्राह्मण कर्मचारी उस मजदूर से कहता है कि तू सरकारी काम करने के बाद पत्तल के लिए पलाश के पत्ते या डालियाँ शाम को घर लौटते समय लाकर मेरे घर पर डाल देना। कोई ब्राह्मण कर्मचारी कहता है कि आम की डालियाँ तोड़कर शाम को मेरे घर पर डाल देना। कोई ब्राह्मण कर्मचारी कहता है कि मुझे कुछ पत्ते ला कर देना। तो कोई कहता है कि आज रात को मैं गांव में उस लेन देन करने वाली विधवा के घर में नाश्ता पानी करने जाने वाला हूँ, इसलिए तू अपना खाना पीना होने के बाद मेरे निवास पर आकर सारी रात वहीं सो जाना, लेकिन दूसरे दिन काम पर जाने के लिए भूलना नहीं, क्योंकि कल शाम को बड़े इंजीनियर साहब यहाँ अपना काम देखने आने वाले हैं। इस प्रकार का इत्तला राव साहब ने लिखकर भेजा है। इस तरह से ब्राह्मणों द्वारा पैदा की गई परेशानियाँ अंदर ही अंदर भोगनी पड़ती हैं। उसके बारे में मेरे भाई उनके घर जाने पर बताते रहते हैं और आँखों से आंसू बहाते रहते हैं। वे कहते हैं कि हम क्या करें, ये सभी ब्राह्मण 18 जात के गुरु हैं। ये लोग अपने आप को सभी वर्णों के गुरु समझते हैं, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह का बर्ताव किया तो शूद्रों ने उनको एक शब्द भी नहीं कहना चाहिए। शूद्रों ने उनकी नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए।
यह अधिकार उनको नहीं है, यही हमारे धर्मशास्त्रों का कहना है। धर्मशास्त्र कुछ भी कहें, लेकिन हमारे पास इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है, वरना मैं कब से अंग्रेजी बोलना सीख गया होता। अंग्रेजी सीखकर मैंने सभी ब्राह्मणों के कारनामे, करतूतें, लफ्फाजी, ठगी आदि बातें अंग्रेज साहब लोगों को बता दी होती और उनके द्वारा ही इन लोगों को मज़ा चखाया होता। इसके अलावा इंजीनियर विभाग के सभी ब्राह्मण कर्मचारियों की लुच्चेगिरी के बारे में ठेकेदार लोग इतना कुछ बताते हैं कि उस पर एक स्वतंत्र किताब लिखी जा सकती है। इसलिए इस बात को मैं यहीं समाप्त कर देता हूँ। तात्पर्य यह है कि ऊपर लिखी गई तमाम दलितों की बातें जो भी आपको सच लगे उसके बारे में गंभीर रूप से सोचना चाहिए और उसका पूरी तरह से बंदोबस्त करना चाहिए। उन तमाम कुरीतियों को सामाजिक जीवन से जड़ मूल से समाप्त कर देना चाहिए। यही हमारी सरकार का धर्म है।